अनिल कुमार आप सभी का पेपर कैन में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइंस पढ़ाऊंगा। हम साइंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें साइंस में पढ़ना क्या है। हम साइंस की अगर बात करें तो विज्ञान की, तो सबसे पहले हम अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान होता क्या है। विज्ञान एक प्रकृति में पाए जाने वाले जो सभी भी प्राणी तत्व उन सभी के बारे में जानकारी, यानी कि हमें जिसे कह सकता है कि जो भी प्रकृति, उस प्रकृति में जो भी कुछ पाया जाता है, प्रकृति में जो हम कुछ देख सकते हैं, सजीव निर्जीव, सजीव जगत निर्जीव जगत, इन सभी के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी हमें इस विषय के अंतर्गत प्राप्त होती है। इसकी अगर बात की जाए तो जो भी प्रकृति में पाया जाता है उसके क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान या अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हम इसका अध्ययन करने के लिए विज्ञान को 3 अलग अलग शाखाओं में बांट लेंगे। पहली है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। ठीक है, हम बात करते हैं साइंस के सबसे पहले जनक की। अगर विज्ञान के जनक की बात की जाए तो विज्ञान का जनक कहलाता है अरस्तु। फिजिक्स के जनक की बात की जाए तो फिजिक्स का जनक कहलाता है न्यूटन। फिजिक्स का जनक कौन कहलाता है? न्यूटन। केमिस्ट्री की बात करें, इस केमिस्ट्री का जनक कहलाता है लेवासिया। केमिस्ट्री का जनक क्या कहलाता है? लेवेसिया। और बायोलॉजी का जो जनक होता है वो कहलाता है आपका अरस्तु, कहलाता है आप लोगों का अरस्तु। हम आज इस विज्ञान की 3 शाखा, इन 3 शाखाओं में हम अध्ययन करेंगे फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? फिजिक्स के बारे में। हम जानेंगे फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, इस शब्द को कहाँ से लिया गया, तो इन सभी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स। इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिका शब्द से हुई है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। इस फ्यूसिका शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। इस फिजिक्स में प्रकृति में 2 चीज पाई जाती है, एक पाया जाता है कण और एक पाई जाती है ऊर्जा। तो प्रकृति में पाए जाने वाले कण व ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है
वह विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान कहलाती है। हमने पढ़ा फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फिजिक्स का शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति में पाए जाने वाले कण व ऊर्जा के मध्य अन्योन्य क्रियाएं, के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान। इस भौतिक विज्ञान का जो जनक माना गया है, उस जनक का नाम है न्यूटन। उस जनक का नाम क्या है? न्यूटन। बात करें इस भौतिक विज्ञान में हमें जो सबसे पहला अध्याय पढ़ना है, वो अध्याय पढ़ना है कि फिजिक्स के अंतर्गत एक क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियाँ क्या होती है, अदिश क्या होती है, सदिश क्या होती है। इन सभी राशियों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है भौतिक राशियाँ व उनके मात्रक। बात करते हैं सबसे पहले भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती है? वे राशियाँ जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है। वे राशियाँ जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है, उन राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। इन भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक तो कहलाई अदिश और एक राशि कहलाई सदिश। इन भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक राशि कहलाई अदिश और एक राशि कहलाई सदिश। अगर अदिश को हम पढ़े तो अ का अर्थ होता है बिना और दिश का अर्थ होता है दिशा। यानी वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त दिशा के बिना किया जाता है, वे राशियाँ क्या कहलाती है? अदिश। अर्थात इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यानी वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे राशि क्या कहलाती है? अदिश राशियाँ। इसी प्रकार दूसरी जो राशि है उसको जाने तो कहलाता है स का अर्थ होता है सात। स का अर्थ होता है सात, दिश का अर्थ होता है दिशा। यानी वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे राशियाँ क्या कहलाती है? सदिश। बात करें इन सदिश राशि अदिश राशियों के उदाहरण की, तो हम बात करें अगर अदिश राशियों के उदाहरण की, अदिश राशियों के अगर उदाहरण की बात की जाए तो सबसे बात करते हैं दूरी, चाल और समय।
दूरी, चाल और समय तीनों के तीनों क्या है? अदिश राशि। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ताप और दाब। ताप और दाब। बात करें विद्युत धारा, आवेग, आयतन। विद्युत धारा, आवेग, आयतन, ये सभी राशियाँ क्या कहलाती है? अदिश राशियाँ। बात करें सदिश राशियों की, तो सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है? हम अगर जानें तो जो दूरी होती है उस दूरी का अदिश राशि में मान होता है अदिश, और इस दूरी का सदिश नाम कहलाता है विस्थापन। इसी प्रकार चाल का कहलाता है सदिश वेग, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो एक अदिश राशि क्या हो गई? त्वरण। दूसरा हो गया त्वरण में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल। सॉरी, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल। यानी यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, एक और आ गया बल, दूसरा हो गया संवेग, अगला हो गया संवेग। आगे इसमें बात की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, बल के साथ में बल आगुण का भी प्रयोग किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि हम त्वरण को भी दो चीज़ों में मंदन, यानी कि अगर किसी वेग में परिवर्तन अर्थात वेग लगातार बढ़ता जाता है तो वह तो कहलाता है त्वरण। अगर किसी वस्तु का वेग लगातार घटता जाता है तो वह क्या कहलाता है? मंदन। इसी प्रकार त्वरण के साथ साथ में कभी कभी हमसे पूछ ले सकता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण भी एक क्या होती है? सदिश राशि। तो हमने बात की कि भौतिक राशियाँ क्या होती है? वे राशियाँ जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है, वे राशियाँ क्या कहलाती है? भौतिक राशि। वे राशियाँ जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है, वे राशियाँ क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ। इन भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो कहलाती है अदिश, एक कहलाती है सदिश। अदिश का अगर अर्थ समझे तो अ का अर्थ होता है बिना, दिश का अर्थ होता है दिशा। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे राशियाँ क्या कहलाती है? अदिश। अर्थात कह सकते हैं वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल हमारे पास परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, वे राशियाँ क्या कहलाती है? अदिश। और सदिश क्या कहलाती है? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाती है? सदिश। यानी वे राशियाँ जिन्हें दिशा के बिना व्यक्त किया जाता है वह तो अदिश, और वे राशियाँ जिन्हें दिशा के साथ व्यक्त किया जाता है वह क्या कहलाती है? सदिश। हम बात करें कौन कौन सी ऐसी भौतिक राशियाँ होती है जो अदिश होती है, कौन सी ऐसी राशियाँ होती है जो सदिश होती है। तो वे राशियाँ जो अदिश होती है उन्हें कहा जाता है एक तो दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, दाब, विद्युत धारा, आवेग और आयतन। इसी प्रकार अगर सदिश की बात करें तो विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन, बल, बलागुण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वजन। इस एक और आता है अपना वजन। इस वजन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वह कहलाता है बार। ये सभी अपनी अदिश व सदिश राशियाँ। अब बात करते हैं इन राशियों में हमें इनके मात्रकों की आवश्यकता होती है। इनके क्या होती है? मात्रकों की आवश्यकता होती है, यानी कि इन भौतिक राशियों को मापने के लिए कोई ना कोई एक आधारभूत मान्यता प्राप्त
कुछ मापक माने जाते हैं, उन मापकों को ही मात्रक कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भौतिक राशियों को मान्यता प्राप्त मानकों, भौतिक राशियों को मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए मान्यता प्राप्त मापकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कहा जाता है मात्रक। जिन्हें क्या कहा जाता है? मात्रक। प्रारंभिक अवस्था में मात्रक को ज्ञात करने की 3 प्रणालियाँ हुआ करती थी। मात्रक ज्ञात करने की 3 प्रणाली हुआ करती थी। इन तीनों प्रणाली की अगर बात की जाए तो सबसे पहली प्रणाली यानी मात्रक ज्ञात करने की क्या हुआ करती थी? प्रणाली। इन प्रणालियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहली प्रणाली है FPS, दूसरी है CGS और तीसरी है MKS। इस प्रणाली को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 आधारभूत मान्यता, 3 आधारभूत भौतिक राशि मानी और वे तीनों भौतिक राशि कहलाई द्रव्यमान, दूरी और समय। 3 भौतिक राशि ली उन्होंने, द्रव्यमान, दूरी और समय। दूरी की जगह हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं लंबाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर एफ का मतलब होता है फुट, फुट किसका मात्रक है? लंबाई का। दूसरा होता है पी का अर्थ होता है पाउंड, पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। और तीसरा होता है एस का मतलब होता है सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। FPS, एफ का मतलब फुट, फुट किसका मात्रक है? लंबाई का। पी का मतलब पाउंड, पाउंड का मतलब द्रव्यमान का। एस का मतलब सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का। इसी प्रकार बात की जाए सी का मतलब होता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक हो गया। दूसरा होता है जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। इस ग्राम का मतलब हो गया द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का CGS पद्धति में मात्रक माना जाता है ग्राम। इसी प्रकार S बराबर क्या हो गया? सेकेंड, और सेकेंड का मतलब क्या हो गया? समय। यानी CGS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा। और FPS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, लंबाई का मात्रक फुट होगा। अगर MKS पद्धति में बात की जाए तो M का मतलब होता है मीटर, तो मीटर किसका मात्रक हो गया? लंबाई का। K का मतलब हो गया किलोग्राम, और किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। S का मतलब हो गया सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का। ये 3 प्रणालियां थी मात्रक ज्ञात करने की। इन 3 प्रणालियों में जो पहली FPS पद्धति थी, इस FPS पद्धति में F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब हो गया सेकेंड। दूसरी प्रणाली CGS प्रणाली, इसमें C का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसका मात्रक हो गया? लंबाई का। इसी प्रकार ग्राम, ग्राम किसका मात्रक हो गया? द्रव्यमान का। S का मतलब हो गया सेकेंड, और सेकेंड किसका मात्रक हो गया? समय का। इसी प्रकार MKS पद्धति की बात की जाए तो M का मतलब मीटर, मीटर किसका मात्रक हुआ? लंबाई का। दूसरा हुआ K का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक हुआ? द्रव्यमान का। और S का मतलब सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक हो गया? समय का।
इन तीनों प्रणालियों को अभी तक वैश्विक स्तर पर किसी एक प्रणाली को मान्यता नहीं दी गई थी। ये तीनों प्रणालियां तीन अलग अलग जगह के आधार पर थी। तो ये जो प्रणाली थी वो प्रणाली थी आपके ब्रिटिश प्रणाली, यानी ब्रिटिश क्षेत्र में FPS पद्धति का प्रयोग किया जाता था और फ्रेंच क्षेत्र में फ्रेंच प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार MKS पद्धति एक अमेरिकन पद्धति थी। धीरे धीरे समय के साथ लगभग 1960 में जिनेवा में वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। जिनेवा में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इस जिनेवा के इस सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने एक वैश्विक स्तर पर मात्रक प्रणाली को मान्यता दी। 1960 में जिनेवा में वैश्विक स्तर पर एक यानी बहुत बड़ा वैज्ञानिकों का सम्मेलन था। उस सम्मेलन में एक पद्धति आई, वह पद्धति थी SI पद्धति। जो ये SI पद्धति आई वो MKS पद्धति का ही एक रूपांतरित रूप था, यानी MKS को थोड़ा बदलकर SI प्रणाली बना दिया गया और वैश्विक स्तर पर SI पद्धति एक मात्रक दी गई, यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स का एक मात्रक हो गया सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो भी अब जो इंटरनेशनल यूनिट या SI यूनिट मानी जाए, यानी किसी की भी जो वैश्विक स्तर या एक मान्यता यानी सभी चीज़ों की अलग अलग न होकर एक मात्रक दिया गया, वो मात्रक प्रणाली निकाली गई अपनी SI प्रणाली। क्या निकाली गई? SI प्रणाली। और इस SI प्रणाली को मान्यता कब मिली? 1960 में। किस प्रणाली का प्रयोग किया गया? MKS प्रणाली का रूप बदलकर इसको क्या कर दिया गया? SI पद्धति। क्या कर दिया गया? SI पद्धति या SI मात्रक प्रणाली। तो ये तो बात हुई कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मान्यता प्राप्त जो भी मापक होते हैं वो मापक क्या कहलाते हैं? मात्रक। मात्रक की 3 प्रणालियां थी प्रारंभिक अवस्था में। इन तीनों प्रणालियों को आधार में भौतिक राशि 3 भौतिक राशियां ली, द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान, लंबाई और समय। इन 3 प्रणालियों में FPS CGS पद्धति, MKS पद्धति। FPS पद्धति ब्रिटिश प्रणाली भी कहलाती है, CGS प्रणाली को फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं और MKS पद्धति को अमेरिकन प्रणाली भी कहते हैं। अगर बात की जाए कि धीरे धीरे समय के साथ 1960 में जिनेवा में एक वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में MKS पद्धति को SI पद्धति में रूपांतरित कर दिया गया। इस प्रकार प्रारंभ में मात्रक की 3 प्रणालियां हुआ करती थी, फिर इन सभी को अलग अलग न कर एक बना दिया गया और उसे बना दिया गया SI मात्रक प्रणाली। अब बात करें SI मात्रक प्रणाली की, तो SI मात्रक प्रणाली SI मात्रक प्रणाली की अगर बात की जाए तो इसे 2 भागों में बांटा गया। इसे कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। SI मात्रक प्रणाली 2 भागों में बांटी गई। एक तो मूल मात्रक और दूसरा आप लोगों का बांटा गया व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा आप लोगों का क्या बांटा गया? व्युत्पन्न मात्रक। यानी वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है,
वे मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक। और मूल मात्रकों की सहायता से जिन मात्रकों को ज्ञात किया जाता है, मूल मात्रकों की सहायता से जिन मात्रकों को ज्ञात किया जाता है उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न इसके शब्द से ही है, उत्पन्न किसकी सहायता से? मूल मात्रक। और मूल मात्रकों को उत्पन्न होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। विज्ञान में या फिजिक्स विज्ञान के इस भाग फिजिक्स की बात करें तो मूल मात्रकों को 7 प्रकार के बांटे। मूल मात्रक कितने प्रकार के हो गए? 7 प्रकार के। इन 7 प्रकारों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई, और लंबाई का मात्रक कहलाता है मीटर। 7 मात्रक मूल मात्रक थे, उनमें लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरा था समय, समय का मात्रक हो गया सेकंड, तीसरा हो गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक हो गया अपना किलोग्राम, तीसरा हो गया चौथा हो गया विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। 5 बात करें ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया केंडला। अगला है 7वां तापमान, तापमान का मात्रक हो गया केल्विन। जो 7 लास्ट बता वो है पदार्थ का द्रव्यमान, और पदार्थ का द्रव्यमान का मात्रक हो गया मोल। इस प्रकार एसआई प्रणाली में 2 मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला, तापमान का मात्रक केल्विन, पदार्थ का द्रव्यमान मोल। तो इस प्रकार बात की जाए 2 भौतिक मूल मात्रकों के 2 संपूरक मात्रक भी थे, और संपूरक मात्रक एक तो होता था प्लेन के लिए, प्लेन एंगल के लिए, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल से मतलब समझे तो यानी कि ये तो हो गया समतल के लिए, और ये हो गया असमतल। समतल के लिए जो अपना मात्रक कहलाए वो रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए कहलाए वो कहलाए स्टेरेडियन। तो 2 मात्रक हुआ, एक रेडियन, एक कहलाए स्टेरेडियन। 7 प्रकार के मूल मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला, तापमान का मात्रक केल्विन, पदार्थ का द्रव्यमान मोल। इसी प्रकार अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात की जाए तो व्युत्पन्न मात्रक की अगर बात की जाए तो व्युत्पन्न मात्रक में जैसे अपन बात करते हैं चाल, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या कहलाया? मीटर। समय का मात्रक क्या कहलाया? सेकंड। अर्थात चाल का मात्रक निकालने के लिए आपको 2 मात्रकों की आवश्यकता पड़ी, एक मीटर, एक सेकंड। तो वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की सहायता ली जाती है उन मात्रकों को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक, और वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ी वो कहलाती है मूल मात्रक। मूल मात्रक 7 प्रकार के जो हम लोगों ने पढ़ लिए। इस प्रकार हमारा पहला अध्याय वो था भौतिक राशि व उसके मात्रक। इसी प्रकार हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे
इसी का एक आगे का पार्ट, इन्हीं से रिलेटेड हम जो फिजिक्स पढ़ने जाएंगे वो एक दूसरे चैप्टर से रिलेटेड करते जाएंगे। तो यहीं से अपना दूसरा चैप्टर हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए हम बात कर रहे थे एसआई प्रणाली की। एसआई प्रणाली को अपन पढ़ेंगे कि एसआई प्रणाली के मात्रक क्या क्या होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब एसआई प्रणाली की। एसआई प्रणाली को दो भागों में बांटा गया। एक तो बांटा गया मूल मात्रक और एक बांटा गया व्युत्पन्न मात्रक। एसआई मात्रक प्रणाली को दो भागों में बांटा गया। एसआई मात्रक प्रणाली, इस एसआई मात्रक प्रणाली को दो भागों में बांटा गया। एक तो बांटा गया मूल मात्रक में और एक बांटा गया व्युत्पन्न मात्रक में। एक बांटा गया मूल मात्रक में, एक बांटा गया व्युत्पन्न मात्रक में। मूल मात्रक की बात की जाए तो एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक थे। कितने फ्रेंड्स? 7। कौन कौन से थे उनकी बात करें तो सबसे पहले उन मात्रकों को बताने के लिए उसने 7 भौतिक राशियां चुनी। उन वैज्ञानिकों ने 7 भौतिक राशियां चुनी। पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापमान, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां माना उसने पदार्थ का द्रव्यमान। तो इस प्रकार 7 भौतिक राशियां मानी। इन 7 भौतिक राशियों के उसने मूल 7 मात्रक बताए। लंबाई का मात्रक बताया उन्होंने मीटर, द्रव्यमान का मात्रक बताया किलोग्राम, समय का मात्रक बताया सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक बताया एम्पियर, तापमान का मात्रक बताया केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक बताया कैंडेला और पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक बताया मोल। तो इस प्रकार मूल एसआई प्रणाली को दो भागों में बांटा गया, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, उन मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। यानी कहने का मतलब वे मात्रक जो स्वतंत्र पाए जाते हैं। वे मात्रक जो क्या होते हैं? स्वतंत्र, अर्थात वे किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होते। वो व्यक्त होने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए अन्य मात्रकों की सहायता नहीं ली जाती। यानी जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उन मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। इन मूल मात्रकों को 7 प्रकार के मूल मात्रक थे। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, तापमान, कैंडला और मोल। तो इस प्रकार ये 7 मूल मात्रक। समय के साथ साथ में थोड़ा और परिवर्तन आया और इसमें 2 संपूरक मात्रक भी बनाए गए। और वो संपूरक मात्रक था एक तो समतल कोण, और समतल कोण को मात्रक बताया गया रेडियन। एक बनाया गया असमतलीय कोण, उसे कहा गया स्टेरेडियन। यानी कहने का मतलब 2D शेप के लिए तो रेडियन और 3D शेप के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग किया गया। इस प्रकार ये बात हुई अपनी मूल मात्रकों की। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं वो स्वतंत्र
नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। और दूसरी इसमें हम बात कर सकते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात ये हमेशा मूल मात्रकों पर निर्भर रहते हैं। हमेशा किस पर निर्भर रहते हैं, मूल मात्रकों पर। इस प्रकार बात हुई एसआई प्रणाली में मात्रक दो प्रकार के हुए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती या वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर होते, अर्थात वो निर्भर किस पर रहेंगे, मूल मात्रक। यानी कह सकते हैं हम कि मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक उत्पन्न किए जाते हैं वो मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसा कि हम कुछ देखते हैं, जैसे चाल। चाल की अगर बात की जाए तो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय, और दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो मीटर प्रति सेकेंड अपने को चाल का मात्रक प्राप्त हुआ, ये मात्रक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। इसी प्रकार हम जैसे एक बल के बारे में बात करें, अगर बल के बारे में अपन बात करें तो बल के देखो कुछ मात्रक, जैसा बल का एक मात्रक तो होता है न्यूटन, एक मात्रक होता है डाइन, एक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो न्यूटन होता है वो बल का मात्रक होता है एसआई मात्रक, डाइन होता है वो होता है सीजीएस, और जो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ये होता है अपना व्युत्पन्न मात्रक। इस मात्रक की उत्पत्ति बल बराबर F बराबर ma से प्राप्त की गई। हम जानते हैं कि F बराबर ma, F बराबर क्या हो गया, ma, m का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg। a का मतलब होता है त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि इस मात्रक को प्राप्त करने के लिए हमने अन्य मात्रकों की सहायता ली, तो ये मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ये तो हुई मात्रकों के बारे में बात। अब बात करें अगर भौतिक राशि को दिशा के आधार पर वर्गीकरण, बात करते हैं हम किसकी, भौतिक राशियों का दिशा के आधार पर वर्गीकरण। तो दिशा के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, एक तो अदिश और एक सदिश। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, और उसमें आधार माना दिशा को, आधार माना किसको, दिशा को। बात की जाए तो दिशा के आधार पर एक तो होती है सदिश और एक होती है अदिश। बात की जाए सदिश और अदिश की, तो सदिश का अर्थ क्या होता है, स का अर्थ अगर हम निकालें तो स का अर्थ क्या होता है, सात, और साथ में क्या होनी चाहिए, दिशा। ए का अर्थ होता है बिना, और दिश का अर्थ होता है दिशा। यानी दिशा दी गई किसके साथ में, अगर परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई है तो वह राशि क्या कहलाती है, सदिश। और यदि परिमाण के साथ साथ में दिशा नहीं दी गई हो तो वह क्या कहलाती है, अदिश। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है वो तो सदिश कहलाती है, और जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाती है, अदिश। इसी प्रकार हम बात करें इनके उदाहरणों की, तो अगर
सदिश और अदिश राशियों के अगर उदाहरणों की बात की जाए तो हम सबसे पहले बात करते हैं अदिश राशि के उदाहरण की। तो अदिश राशि के अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसके उदाहरण में देखे हो जैसे दूरी, चाल और समय, ये तीनों की तीनों क्या होती है? अदिश राशि। इसी प्रकार हो सकता है कार्य, ऊर्जा, शक्ति। कार्य, ऊर्जा, जब ऊर्जा है तो ऊर्जा से ही क्या निकलती है? ऊष्मा। तो क्या हो गई? ऊष्मा भी हो गई। ताप और दाब, ताप और दाब। इसी प्रकार आ जाएगा आप लोगों के आवेश और विद्युत धारा। आवेश और विद्युत धारा भी क्या होते हैं? अदिश। इसी प्रकार अगर इसमें और बात की जाए तो आयतन, आयतन भी क्या होता है? अदिश। और घनत्व भी क्या होता है? अदिश। इसमें अगर इन चीज़ों को बदला जाए तो हम अगर सदिश की बात करें तो सदिश में हम बात करें तो दूरी, दूरी का सदिश होता है विस्थापन। चाल का सदिश होता है वेग। वेग से क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। त्वरण से क्या उत्पन्न होता है? संवेग। और संवेग के सापेक्ष क्या आता है अपने पास? आवेग। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज होती है, कहीं कहीं पर कोणीय वेग और कोणीय संवेग की भी बात की जाती है। तो कोणीय वेग और कोणीय संवेग भी क्या होती है? एक प्रकार से सदिश राशि होती है। इसी प्रकार अगर बात की जाए बल तथा बल आगुण, बल तथा बल आगुण, और अगर इनके उदाहरणों की बात की जाए तो विद्युत, क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बात की जाए सदिश राशियों के उदाहरणों की तो विस्थापन, वेग, त्वरण। हम जानते हैं कि त्वरण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और उसे कहा जाता है मंदन। तो मंदन भी एक प्रकार की क्या होती है? सदिश राशि। मंदन भी एक प्रकार की क्या होती है? सदिश राशि। तो ये बात हुई सदिश और अदिश की। ये बात किसकी हुई? सदिश और अदिश की। तो हमने पढ़ा कि दिशा के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया, एक तो सदिश और एक अदिश। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अर्थात हम कह सकते हैं केवल मात्र परिमाण द्वारा व्यक्त, केवल मात्र परिमाण द्वारा व्यक्त। और सदिश राशियाँ को व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस दिशा दोनों की जरूरत होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सदिश क्या होता है? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो। और उनके उदाहरणों की बात की जाए विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, बल आगुण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, या हम यहाँ पर यूज करते हैं रेखीय संवेग भी, या रेखीय संवेग भी यूज कर सकते हैं। आवेग हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। त्वरण को एक दूसरे नाम में भी पृथ्वी के सापेक्ष हम यूज करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई सदिश के बारे में। अदिश के बारे में बात कर ले, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे राशियाँ क्या कहलाती है? अदिश। उदाहरण की बात की जाए दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, दाब, विद्युत धारा, आवेश, आयतन, घनत्व, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अदिश राशि। क्या कहलाएंगे? अदिश राशि। अगर इनकी बात की जाए तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है अपना, वो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन बनता है कि मात्रक व
परिमाण में संबंध, मात्रक और परिमाण में संबंध। मात्रक और परिमाण में सदैव व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती से मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे परिमाण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे मात्रक का मान घटेगा, जैसे जैसे मात्रक का मान बढ़ेगा परिमाण का मान घटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बात की भौतिक राशियां व उसके मात्रक से संबंधित। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। इसके साथ में ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आप लोगों को आएगा वो आपको आते ही उसका अपडेशन या नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर प्राप्त हो जाए।